राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों वाली शिकायत खारिज होने के बाद कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा गया है। जांच के नाम पर कानापूर्ति की गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा है कि अगर उनकी ठीक से सुनवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस की शिकायत खारिज कर दी थी। ईसी ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। नौ तारीख को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल, वरिष्ठ नेता, हम लोग गए, 10 लोग गए। 20 सीटों में हमारी शिकायत थी। 20 सीटों में शिकायत थी, कागजात थे, हमने सबूत भी दिया, पेश किया, बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है। 20 दिन बाद हम 9 तारीख को मिले और 20 दिन बाद चुनाव आयोग का हमें जवाब आता है। वो जवाब ही नहीं है। जो हमारे स्पेसिफिक आरोप हैं, हमारे जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जो हमारी शिकायतें थी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर तो कोई जांच नहीं हुई है। अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और वो ही नहीं, वो लिखते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे आपने क्या हम पर कोई एहसास किया है? हम राजनीतिक दल हैं, हमारा आपसे मिलना हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है। आप एक चुनावी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पथ से आप दूर नहीं है, निर्वाचन सदन कर्तव्य पथ के पास ही है, पर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? राजनीतिक दलों से मिलना, उनको सुनना। पर जो जवाब आता है, चौंका देने वाली जवाब है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं पढ़ा है। और जैसे शिकायत अराजकता आप फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट फैला रहे हैं। अरे ये क्या जवाब है? तो हमने 20 सीटों पर शिकायतें दी हैं, उस पर आप कहिए कि ये सही है, ये सही नहीं है, हमने ये जांच कर, वो ठीक है। हम लोग तो तैयार थे। ठीक है, हम दल मिले, हम शिकायतें हमने उनके सामने रखे और उन्होंने हमें जवाब दी। उस पर हम बिल्कुल इस मामले को बंद करने वाले थे। पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब का जवाब, काउंटर जवाब देना हमारा फर्ज बनता है और हमने वो जवाब दिया है। तो मेरी गुजारिश है चुनाव आयोग से, आप समझिए आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है सुनना, पार्टियों को गाली नहीं देना, पार्टियों को बदनाम नहीं करना और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। आप एक संवैधानिक संस्था है। तो कांग्रेस के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पलटवार किया है। उन्होंने फिर सवाल उठाया कि जब कांग्रेस हार जाती है तभी वो ईवीएम का रोना रोती है। बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि चुनाव में हार क्यों हुई, चुनाव में किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। कमेटी इस बात की जांच भी करेगी बीजेपी के इशारे पर किस तरह चुनाव में हेरफेर और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों में पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया और नूहू के विधायक आफ्ताब अहमद के अलावा चुनाव हारने वाले 5 नेता शामिल हैं। खास बात यह है कि उदय भान की ओर से बनाई गई ये कमेटी भी नेताओं की गुटबाजी से अछूती नहीं रही। कमेटी के सभी मेंबर हुड्डा गुट से जुड़े हैं और इसमें कांग्रेस सांसद शैलजा से जुड़े किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। कमेटी को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल। तो सवाल ये, कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं कर रही हार को स्वीकार? क्या हार के बाद कांग्रेस के निशाने पर है इलेक्शन कमीशन? क्या ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हारी है कांग्रेस पार्टी? आयोग के 1600 पेज के जवाब से कांग्रेस क्यों नहीं संतुष्ट? नेता प्रतिपक्ष पर कब करेगा कांग्रेस आलाकमान फैसला? सवाल यह भी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद एक और कमेटी क्यों बनाई गई है? तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो आरोप, चूंकि इससे पहले जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो जवाब आया है इलेक्शन कमीशन का, उस पर हमें काउंटर करना होगा। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका सीधा परिचय कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता विजय कौशिक हमारे साथ हैं। विजय कौशिक जी, आपका स्वागत है। नेहरू से प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत विजय कौशिक जी आपके साथ ही मैं कर रहा हूं। अभी जयराम रमेश को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो जवाब मिला इलेक्शन कमीशन का, उस जवाब से संतुष्ट नहीं है। सर, क्या कुछ आगे की रणनीति आप लोगों की अब इस पर है? पराग भाई, अगर आपने जयराम रमेश जी की सुना तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव आयोग का जो व्यवहार है वो निसंदेह एक ऐसा व्यवहार है जैसे एक शत्रु राष्ट्र दूसरे शत्रु राष्ट्र के खिलाफ करता है। जबकि चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष सभी का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपनी पारदर्शिता के ऊपर जवाब देना चाहिए था, बजाय इसके कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। ये एक बड़ा गंभीर आरोप है और इसको लेकर हमारी पार्टी निश्चित तौर पर पूरी तरह से कार्यवाही करने के मूड में है। चाहे इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े या किसी अन्य विकल्प का रास्ता चुनना पड़े, हम चुनाव आयोग से इस बात को उससे जानकर रहेंगे कि आखिर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग उसने किस पार्टी के इशारे पर किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, किसी समय में भाजपा के बड़े बड़े नेता, जिनमें चाहे लाल कृष्ण आडवाणी थे या दूसरे अन्य लोग थे, वो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया करते थे। यहाँ तक कि इनके कई नेताओं ने तो ईवीएम को लेकर कोर्ट तक में जाने की बात कही थी। तो उस समय ईवीएम कांग्रेस सरकार के समय में खराब थी, और आज जब कांग्रेस कोई आरोप लगा रही है, देखिए उस समय इनके आरोपों को समझ आता था, चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से जवाब देता था और संतुष्ट करता था विपक्ष को। लेकिन आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रह गई है। उसके बावजूद भी ये लोग दावा कर रहे हैं कि सारी प्रणाली सही है। अरे भैया, कैसे सही है? ठीक है। आप विशुद्ध रूप से आपने चुनाव आयोग को अपना पिंजरे में बंद तोता बना दिया है, जिससे जो मर्जी आप कहलवा रहे हैं। तो क्या जनता मान लेगी? क्या कांग्रेस मान लेगी? ठीक है, कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है। विधु रावल जी, कांग्रेस पार्टी को यकीन नहीं आ रहा है कि वो हार गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हार अस्वीकार है। अभी भी कांग्रेस पार्टी इस हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अब सवाल सर ईसी पर भी खड़े हो गए, इलेक्शन कमीशन पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। आपने कहा, आपने सुना विजय कौशिक जी कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधु रावल जी। पराग जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही। जी सर। जी, देखिए, चांद पर थूक फेंकने से तो कोई फायदा नहीं होता, थूक खुद मुंह पर आकर गिर जाता है। इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। अपना चेहरा बचाइए, अपने ऊपर गिरने वाला खुद का ही थूक जो गिरने वाला है उसको बचाइए। खैर, हम तो सलाह दे सकते हैं कि मूर्खता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उतारू है मूर्खता के लिए तो उसका तो कोई इलाज नहीं ना जी। यू डोंट मर्डर अ पर्सन हु इज अबाउट टू कमिट सुसाइड। जो कोई खुद ही इस प्रकार से करना चाहे, अगर यही नैरेटिव चलाना चाहे तो चलाइए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के हाल बेहाल है। कांग्रेस पार्टी के लिए वो जो एक शेर हम पढ़ा करते हैं खूब,
डिबेट्स के अंदर कि बस यही खता मैं बार बार करता रहा, कालिक चेहरे पर लगी थी लेकिन मैं आईना साफ करता रहा। इतनी बुरी तरह से कालिक जो है इनके चेहरों पर लगी हुई है, और उस कालिक के अलग अलग कारण ढूंढने के लिए भी कमेटियां बनाई हुई। उसमें ये क्लियर है, राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हरियाणा के कुछ नेताओं को बुलाकर बैठक करते हैं, 2 दिन तक बैठ के चलती हैं। उसमें ईवीएम की बात नहीं हो रही है, उसमें इलेक्शन कमीशन की बात नहीं हो रही है, उसमें अलग बातें हो रही। लेकिन मीडिया में यहाँ पर सवाल खड़े करने के लिए जो है बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये फिर जो है कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं ईवीएम और कहीं इस प्रकार का रोना रोते हैं, और इनके रोने पर पब्लिक खुश होती है। ये एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, असल में ये एक एंटरटेनमेंट पोर्शन जो है उसको बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से वाहियात बातें करते हैं अपनी। अच्छा, फिर अभी सुना हमने जयराम रमेश जी ने धज्जियां उड़ा दी, इनके खुद के ही नैरेटिव की धज्जियां कौन उड़ा रहे हैं? वही जिस आदमी ने सबसे पहले इस बार जो है हिम्मत तो नहीं कहूंगा बल्कि दुस्साहस करके, बेशर्मी करके, जब चुनाव में पीछे हुए तो 12 बजे आपके चैनल पर ही था मैं उस समय, जिसमें पहला जो वॉइस आई थी वो जयराम रमेश की आई थी। किसी प्रत्याशी की आवाज नहीं आई थी, किसी कांग्रेस के हरियाणा के नेता की आवाज नहीं आई थी, इसी जयराम रमेश की आवाज आई थी, जिन्होंने अचानक से मीडिया को बुलाकर यह कहा कि मेरे पास कुछ शिकायतें आई। यानी शिकायत स्थानीय तौर पर किसी ने नहीं की, शिकायत भी सीधा जो है AICC में करते हैं ये लोग। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसे ऐसे कोई बैटरी बुटरी जो है 95% मिली, कोई 99% मिली, और तब तक ये सब हिसाब लगा चुके थे। लेकिन वही जयराम रमेश आज क्या कह रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो जयराम रमेश, मैंने तो आपके ही अभी पैकेज में सुना, वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम अगर हमें इस प्रकार से लताड़ा ना जाता, हमें इस प्रकार से हमें खदेड़ा ना जाता इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो हम इसको बंद करने वाले थे। इसका मतलब कुछ सब्सटेंस नहीं था, सब्सटेंस पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, हमारा इतना जो है हमारी बरान मट्टी, रेड़े मट्टी, हमारा पता नहीं कहां का मट्टी कर दी, इसलिए जो है हम जो है उसका बदला लेने के लिए हम जवाब दे रहे हैं। तो मतलब दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइट। ये खुद भी अपने हास्यास्पद आरोपों पर नहीं मानते। असल विषय उसको लेकर इन्होंने एक कमेटी बना दी, गुटबाजी। पूरे चुनाव के दौरान विधु रावल, रजत पंजेटा, केसी मलखानिया जी, ये सब बार बार कहते थे कि गुटबाजी है, तब तो स्वीकार नहीं करते थे। अच्छा, पहले एक बार माफी तो मांग लो, इतने जो दिन आप इसको नकारते रहे थे, या वो माफी वाला कोई खाना नहीं रखा हुआ, ठीक है, अब तो आप ही मान गए ना कि गुटबाजी थी। इसके अलावा आपने जितना भयंकर जातिवाद फैलाया हुआ था, इसके बाद आपका कोई चांस था हरियाणा में? आप जितनी बुरी तरह से छाती पर हाथ मार मार कह रहे थे कांग्रेस आ रही है और तुम्हें देख लेंगे, उसके बाद कोई आपका आने का मौका रह गया था? आप तो मीडिया चैनल्स पर मीडिया के एंकर्स को धमकाने आ गए थे, हमारी सरकार बन जाएगी फिर देख लेंगे। क्या देख लेते भाई तुम? तो ऐसे अहंकार के बाद जो है आपकी सरकार आने का कोई मौका था? फिर आपकी किस प्रकार से बंदर बांट की खुली धमकी है। देखिए, मैं जब 5-6 साल से, जब से मैं प्रवक्ता हूं, मैं निरंतर बात कहता रहा, पर्ची खर्ची के बिना हमने नौकरियां, हम उस समय तो ये नकारते रहे, लेकिन चुनाव के ठीक समय ये क्या कह रहे थे? ये विधु रावल की बात पर मोहर लगा रहे थे। ये बार बार बताते थे, एक के बाद एक इनके प्रत्याशी, एक बार हमारी जब सरकार आ जाएगी 50 वोटों पर एक नौकरी देंगे। यही तो विधु रावल 5-6 साल से कहते थे, यही तो आप करते रहे हो। आप खुले तौर पर कह रहे थे कुलदीप शर्मा में, मैं सरकार में नंबर 2 था, अगर हम यहां से जीत जाएंगे तो औरों का जो कोटा है उससे बढ़ाकर कोटा देने। कैसे दे दोगे भाई कोटा? यानी मेरिट को तोड़ोगे ना। आपके विधायक आकर कह रहे हैं कि भाई हम तो घर भरेंगे। वही जो कांग्रेस जो लूट खसूट करती थी, मैं जो जिस बात को कहता, मेरी बात को तो सब्सटेंशिएट करने के लिए विधु रावल भाजपा का प्रवक्ता है, और विधु रावल के प्रवक्ता ये लोग बन गए, इनके प्रत्याशियों के भाषण बन गए। किस प्रकार से कह रहे थे कि अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, और फिर कुछ बचेगा तो देख लेंगे असंध का। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रत्याशी जो कि विधायक थे, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, वो कर रहे हैं। फिर एक के बाद हम अब सच्चाइयां आने लग गई हैं। ये जो हार्ड मेडिसिन है, ये सच्चाइयों के रूप में भी आता है। ये फर्जी आंदोलन जो है खड़े करते हैं, ये फर्जी आंदोलनों की सच्चाई निकल कर आई है। आंदोलनकारियों को तो जनता ने नकारा है, 1100 वोट दिए। गुरराम सिंह चढ़ौनी सबसे बड़ा फेस, उनको 1100 वोट मिल रहे हैं। पिछली बार 1000 मिले थे, इस बार 100 वोट और बढ़ गए, हालांकि सीट बदलनी पड़ी। तो उन्होंने आकर बाद में इनकी पोल खोल दी कि किस प्रकार से ये कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे थे। तो क्या जनता को नीचे नहीं दिखता? आप डिबेट मीडिया में कुछ भी कहें। और एक और बात, मैं कई बार ये बात को सोचता था कि जब झूठ हम बोलते हैं ना,
जिस झूठ का हमें पता होता है, तो जिस झूठ का सामने वाले को भी पता होता है, सामने वाले का हौसला बढ़ता है। मसलन इस विषय की बात नहीं है, जब रजत पंजेटा झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और फिर राइट ऑफ को गलत बताते हैं, तो विदु रावल का हौसला बढ़ता है कि जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूं वो ठीक कर रही है। नहीं तो रजत पंजेटा कोई सूत्री वाली बात बोलते, कोई बात जिसको मुझे पता है कि रजत पंजेटा खुद जानते हैं इस बात की सच्चाई, लेकिन फिर भी बार बार बोलते हैं और नॉलेजेबल आदमी है, तो मुझे एक विश्वास आता है कि मेरी पार्टी ठीक काम कर रही है। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूं कि मेरे विपक्षी को जानते हुए झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या ये मेरे लिए हौसला नहीं पैदा करता? ठीक है, करता है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमें जीतने से कौन रोक सकता? ठीक है, चलिए अब मैं लौट के आऊंगा, अगले राउंड में आऊंगा। विदु रावल जी थोड़ा सा बचा के रखिए आगे के लिए भी। ठीक है सर, और घड़ियाली आंसू भी रो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ भी फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजत जी, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही, उन आरोपों में कितना दम आप लोगों को नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि ये हार नहीं है, ये जनता ने उन्हें हराया नहीं है, अभी भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, वो जवाब भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, कांग्रेस को तब ये देखना चाहिए था कि जब ये 5 लोकसभा की सीटें हारे, 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी के बाद अगर आप 10 में से 5 सीटें हार जाते हैं, 3 सीटें बड़ा क्लोज मार्जिन रहा 3 सीटों के ऊपर। लोकसभा के अगर हम संदर्भ में देखें, अगर हजारों में मार्जिन है तो मैं उसे बहुत बड़ी जीत नहीं मानता, बड़ा नैरो मार्जिन मानता हूं। अगर आप लोकसभा में अगर आप मसा 5 सीट जीते हो और 5 सीट हारे हो, और उसके बाद भी अगर कांग्रेस का हाई कमान को इस बात की चिंता नहीं होती, अगर कांग्रेस का हाई कमान कमी कहाँ रही, ये कमियां तब अगर ढूंढने में अपने आप को इतना सक्षम समझता कि हुड्डा जी के वो सक्षम वाले बयान के ऊपर जब इन्होंने 10 की 10 सीटें जीतने की बात करी, और अब तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दोनों ही पार्टियों का एक जो झूठ था, क्योंकि कांग्रेस ये जो 37 सीट भी जीती है, एक ये जो 70 आएंगी, 65 आएंगी, 60 आएंगी, ऐसे ऐसे विधायक जीत गए, ऐसे ऐसे व्यक्ति जीत गए जो सिर्फ एक की ये समझ कर बैठे थे कि कांग्रेस की जैसे सरकार आई पड़ी है, और वो एक जो हवा नहीं थी, एक बबल क्रिएट करने की कोशिश करी। देखिए, भाजपा को शुरुआत में मैं कह देता हूं कि भाजपा की को पूरा क्रेडिट जाता है अपनी इलेक्शन की मैनेजमेंट के लिए। इसमें अगर कोई विपक्षी जहां पर ठीक है, उसकी वहां पे तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, हमारी फतेहाबाद की तब रैली भी नहीं हुई थी और विदु रावल जी डिबेट में थे, और मैंने कहा था कि सभी विपक्षी पार्टियों को भाजपा को हराना है तो एक होना पड़ेगा। और विदु रावल जी ने कहा था कि इसका मतलब आप मानते हैं कि भाजपा इतनी है स्ट्रांग, और मैंने बिल्कुल एडमिट किया था कि मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि भाजपा को हराना आसान नहीं है, सभी को इकट्ठे एक उस पर आना पड़ेगा। मगर हार का सबसे बड़ा कारण रहा है कांग्रेस का अहंकार। कांग्रेस का अहंकार इतना था कि इलेक्शन से एक दिन रिजल्ट आने से पहले विदु रावल जी और हम सब एक डिबेट में बैठे थे, और इनके प्रवक्ताओं का अहंकार उस वक्त देखने लायक था। और मैंने तब भी कहा था अभी सरकार नहीं आई है, अभी से इतना अहंकार अच्छा नहीं है, कल को क्या होगा, किसी की भी सरकार बन सकती है। ठीक है, आपके ऑड्स आपको फेवर कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स आपको फेवर कर रही हैं, और सभी एग्जिट पोल इनको फेवर कर रहे थे, और पूरा अगर सोशल मीडिया आप देखें यूट्यूब के ऊपर, तो एक अलग से माहौल तैयार किया गया था और सब मान के बैठे थे। लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट की मैंने इसीलिए भाजपा की तारीफ करी। अगर ऐसा ही होता तो कंवरपाल गुर्जर जीतते, धनखड़ जी जैसा नाम है, धनखड़ जी जीत जाते, कैप्टन अभिमन्यु जीत जाते, असीम गोयल, सुभाष शुक्ला, ऐसे बहुत से लोग हैं, लिस्ट गोज ऑन, जो भाजपा के हारे हैं। तो अगर कांग्रेस का जो अहंकार रहा, और उस वक्त आपको पता था कि आप आम आदमी पार्टी के बिना आप उनके साथ के साथ तो जरूर आपका वोट शेयर बीजेपी के थोड़ा सा कुछ चंद % ऊपर है, लेकिन नेक टू नेक फाइट है। मगर उस नेक टू नेक फाइट के बावजूद हुड्डा जी के ऊपर जो आंख बंद करके हुड्डा जी के पीछे कांग्रेस चलती रही कि वो एक गहरे कुएं में ले जाके कांग्रेस को गिराने वाले हैं, उसका एक हार का जो
एक अंदेशा जो था वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कहते हैं ना हाई कमान की आंखों पे पट्टी बांध के रखा और खुद जाके कांग्रेस को, चाहे कांग्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर गुटबाजी है, टिकट वितरण है, उसके बाद गुटबाजी के टिकट वितरण के साथ साथ बिल्कुल आखिरी समय पे आपने खुद माना कि हमने जो है 2500 उम्मीदवार आपने तैयार कर दिए। इलेक्शन 90 ने करना था, बाकी ने विरोध करना ही था, जाहिर सी बात थी, क्योंकि आपने पैसे लेके उनसे फॉर्म भराए हैं। और मतलब इतनी टेढ़ी खीर थी और सबको पता था कि लिस्ट कब आने वाली है। हम एक महीना डिबेट करते रहे और मैं शुरुआत में कह दिया था कि बिल्कुल जब नॉमिनेशन होगा रात को 12 बजे तक इनके नाम जो हैं तब जाके फाइनल होंगे। और क्योंकि इनको भीतरघात की भी बिल्कुल इनको अंदेशा था। देखिए, लेकिन जब 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही थी हरियाणा के अंदर, तो भाजपा ने उस एंटी इनकम्बेंसी को बिल्कुल इतना कैश किया था कि जो भाजपा निर्दलीय से भी कम जिनके विधायक थे, 2009 में निर्दलीय से कम विधायक भाजपा के थे और वो सत्ता में आ गई। इसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी को कैश करना। जिनको जो कांग्रेस सिर्फ अपना एक लोकसभा की सीट बचा पाई थी, वो कांग्रेस जो सारी बाकी 9 सीट हार गई थी उस समय, अगर तो भाजपा के साथ भी यही हाल होना चाहिए था। वो तो इनको तब आत्ममंथन क्यों नहीं किया आपने? लेकिन ठीक है, यानी रजत जी ये कह सकते हैं क्या मिसमैनेजमेंट रहा, अंदर जो सिर्फ फटुआ चला, एक वो बड़ा कारण रहा? एरोगेंस, सिर्फ एक वर्ड है एरोगेंस। और अपने आप को, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। और कांग्रेस पार्टी में तो कई बयान ऐसे भी आ रहे थे ना कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी तो हम तैयार हैं, हम भी तो राजनीति कर ही रहे हैं, ऐसे भी बयान हमने सुने। खैर, मैं आऊंगा लौटकर आपके पास। केसी मलकानिया जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, क्या कह रहा है सर आपका एनालिसिस कांग्रेस के आरोपों को लेकर? चूंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, वो भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा, रास नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि ये तो अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी कर दी कांग्रेस पार्टी के लिए। मलकानिया जी, देखो, ये तो बिल्कुल सही है कि जब लोकसभा के परिणाम आए थे तो कांग्रेस बहुत उत्साहित थी और भारतीय जनता पार्टी जो थी वो लोकसभा चुनावों में उत्साहित थी, 400 सीट का नारा देकर चली थी। परंतु जब चुनाव परिणाम आए तो उसके बहुत विपरीत आए। तो भाजपा ने अपनी हार से सबक सीखा। जो भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, तो उन्होंने इस बात को समझ लिया कि कांग्रेस दुष्प्रचार करने में सफल हुई, हम अपनी नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचा सके। और जो भाजपा के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि आरएसएस के बिना भी हम चुनाव जीत सकते हैं, परंतु जब चुनावों में सही परिणाम ना आए उन्होंने आरएसएस को भी साथ लिया और आम जनता से भी जुड़ने की कोशिश किया। जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको साइड में रखकर उसने काम किया। जबकि कांग्रेस को लोकसभा में चुनावों में मिले, हरियाणा में जो था आधी से ज्यादा सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 9 में से 5 सीटें जीती थी और भाजपा ने 10 में से 5 सीटें जीती थी। तो इससे कांग्रेस को लगता था कि हमारी सरकार आई है। इसके साथ साथ मैंने कई चुनावों में कहा कि जो डिबेटों में कि कांग्रेस की जो आपसी फूट वो ले बैठेगी। और कांग्रेस में ये सही है कि हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका कद ऊंचा था, सब कुछ था, परंतु शैलजा ग्रुप को साथ लेकर चलना चाहिए था। जिस प्रकार किरण चौधरी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में चली गई थी, तो उन्हें समझना चाहिए। हुड्डा जी हैं वो पुत्र मोह में फंसे हुए थे। अगर पुत्र मोह को छोड़कर वो शैलजा गुट को या सुरजेवाला को कुछ ना कुछ साथ लाते तो ये जो स्थिति थी वो विपरीत हो सकती। क्योंकि 10 साल की जो सत्ता विरोधी लहर थी, जिसके कारण बड़े बड़े मंत्री हार गए, विधानसभा स्पीकर तक हार गए, तो उससे साफ लग रहा था कि ये जो है सत्ता विरोधी लहर है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, आरएसएस ने काम किया और उन्होंने अपनी हार से सबक सीखा। भीतरघात थोड़ा बहुत हुआ है भाजपा में, कोई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु जिस स्तर पर कांग्रेस में भीतरघात हुआ, यहां तक कि रामनिवास ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी जी मेरी रैली में आए तो उनके जाने के बाद जयप्रकाश जी नाराज हो गए कि मेरा तो यहाँ होर्डिंग में फोटो नहीं रहा, इसका जनता जवाब देगी, इसलिए कार्यक्रम उन्होंने दूसरी तरफ वोट दिलवा दिए, इन लोगों का दूसरों का नाम लिया। तो ऐसा बहुत जगह हुआ है कि जब मुख्यमंत्री की
तीर दौड़ में शैलजा थी, तो शैलजा भी नहीं चाहती थी कि इनको बहुमत मिले, और हुड्डा जी ने भी लास्ट मोमेंट में इसको जज कर लिया था कि हमें जो है बहुमत नहीं मिल रहा, इसलिए शैलजा की कंस्टिट्यूंसी जो शैलजा गुट के थे, जैसे चंद्रमोहन के गुट में, तो दीपेंद्र हुड्डा वगैरह इन्होंने जाना शुरू कर दिया, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। परंतु जो शैलजा 10-15 दिन हफ्ता के करीब चुनाव प्रचार से बाहर रही, तो उससे एक संदेश चला गया कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा विरोधी है, दलित विरोधी है, और उन्होंने जो है इसको शैलजा को इग्नोर किया। इसका खमियाजा घूमना पड़ा, भीतर घात का खमियाजा भुगतना पड़ा। अब कांग्रेस को ग्रेसफुली अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। अब ईवीएम पे भांडाफोड़ को कोई फायदा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपको इतना विस्तृत जवाब दे दिया है कि ठीक है, आप ये सोचते हैं कि बैलेट पेपर आएंगे और पहले की तरह बूथों पे लूट होगी, मोड़े लगाए, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ईवीएम एक सुलझी हुई बात है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद इसको लाया गया, नहीं तो कई दिन बाद तो वोटों की गिनती चली रहती थी, जो भी आता फटाफट मोहरें लगाई और ठोक दिए हुई का करके बूथ लूटे जाते थे। तो जीतना जो है हमें बचे हैं, और ईवीएम ठीक है। हमें जो कांग्रेस को चाहिए कि जो पुत्रमोह है और जो आपसी फूट है उससे बचना चाहिए, और जो आप हार है उसको ग्रेसफुली लेना चाहिए, और सेल्फ गोल से बचना चाहिए। आपके कुछ बयान ऐसे होते हैं जिस जो है वो आपके बरखलाफ जाते हैं, यही कांग्रेस के जो हार का एक मुख्य कारण रहे हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, एक्सपर्ट जो राजनीति के जानकार हैं या फिर बाकी पार्टीज के नेता भी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस बात पर मंथन करना चाहिए कम से कम कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में कमी कहां है। अगर पूरी तरह संगठन तैयार नहीं है तो फिर क्या मैनेजमेंट रहा जो कि आप बेहतर नहीं कर पाए, और अगर कहीं पर किसी की कमी रही तो फिर उन पर एक्शन क्या होगा। इन तमाम पहलुओं पर क्या कांग्रेस पार्टी फैसला कर रही है, मंथन कर रही है, या फिर ये वही वाली बात होगी जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी, कांग्रेस पार्टी भी खुद को क्लीन चिट दे देगी, हमारा तो सब सही था, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये तो मशीनरी की जीत है, आप फिर आरोप लगा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी खुद के लिए क्या कर रही है सर? देखिए, सबसे पहली बात, ये देश किम जोंग का देश नहीं है कि जहां एक बात अगर कोई कह दी जाए तो उसी के आधार पर देश चलेगा। ये एक लोकतांत्रिक देश है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि अगर विपक्ष कोई मांग कर रहा है तो उनकी समस्याओं का निराकरण करे, ये उसका फर्ज है, न कि ये कि खुद चुनाव आयोग अपने आप को भाजपा की तरह रखकर कांग्रेस के साथ दुश्मनों वाला व्यवहार करे। पहली बात। दूसरी बात, लोकतांत्रिक मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में इस तरह की व्यवस्थाओं को बदला गया है, तो बड़ी चीज थोड़ी ना है भाई। क्या ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती? आज विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं हरियाणा के अंदर? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, कितनी सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की? कितनी सीटें आई मतलब? 37 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है ना। 37 विधायक आप लोगों के चुने गए हैं। तो क्या आप अगर ये कह रहे हैं कि ये मशीनरी की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र का फैसला नहीं है, ये मशीनरी का फैसला है, तो क्या उन 37 सीटों पर जीत को भी अस्वीकार कर रहे हैं आप? आप कह दीजिए ये तो मशीनरी की जीत हो गई, हमारे विधायक गलती से जीत कर आ गए, इनसे इस्तीफा दिलवाइए। फिर उसको स्वीकार क्यों कर रहे हैं फिर आप? सुनो मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस परिस्थिति में जब एक साजिशन ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी ना हो। विजय कौशिक जी, अगर मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है तो फिर 48 सीटें क्यों आती बीजेपी की? 68 भी आ सकती थी, 88 भी ला सकते थे सर। हो सकता है 2 ही जिताते आपके। मैं तो सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो 37 विधायक कांग्रेस के चुनकर आए वो इस्तीफा देंगे और कहेंगे कि ये मशीनरी की जीत हो गई, गलती से जीत गए हम। तो क्या ये संभव है? तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना होगा कि ये लोकतंत्र का ही फैसला है? अब मैं अपना जवाब दे लूं या बोलिए। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। जहां जहां हमें अपने प्रत्याशियों द्वारा जो जो शिकायत होगी, हमने उन शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने के लिए कहा। चुनाव आयोग को उनका जवाब देना चाहिए था, न कि उल्टा हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाने चाहिए थे। यहाँ तक कि हमारे ऊपर देश में अराजकता फैलाने तक के आरोप लगा दिए गए।
तो चुनाव आयोग से हम उस बात का जवाब लेकर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, निसंदेह हमारे यहाँ अगर मान लीजिए भीतरघात थी, तो भीतरघात भाजपा में भी थी। इनके बहुत से नेता कई जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का काम सर वही तो मलकानिया जी ने कहा ना, विजय कौशिक जी, माफी के साथ आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, वही तो मलकानिया जी अभी कह रहे थे कि बड़े बड़े लोग भी बीजेपी के अंदर हारे हैं, आप कैश नहीं कर पाए सत्ता विरोधी लहर को, तो इसमें कमी किसकी है? अब इसमें जनता की कमी है जो आपको वोट नहीं कर पाई, या फिर कमी कांग्रेस पार्टी के संगठन की है जिसको आप खड़ा नहीं कर पाए? पहली बात तो यह है कि आपकी इस बात का जवाब, जो एक कमेटी बनाई गई है, ये जो अपनी रिपोर्ट देगी कि कौन कौन भीतरघात किसने की, क्या क्या कारण रहे, और उसकी समीक्षा के बाद ही मैं आपके चैनल पर इन सब चीजों का खुलासा करूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैंने कहा कि भीतरघात कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, हमारी कूटनीति में कमी थी। मेरी बात हुई पार्टी के नेताओं से, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ थी। मैंने कहा ईवीएम में गड़बड़ थी तो ये भी तो उनकी कूटनीति थी ना, उससे धोखा करो, बेईमानी करो, किसी तरह से चुनाव जीतो। तो हमारी पार्टी की कूटनीति में कमी रही ना कि हम उनकी चोरी को नहीं रोक पाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सत्ता में बैठा हुआ दल अगर ठान ले कि उसे गड़बड़ करनी है, तो उसमें विपक्ष के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी नेतृत्व की कुछ कमियां रही जिनका फायदा बीजेपी उठाने में सफल रही, और न केवल ईवीएम का मुद्दा, अपितु जाट नॉन जाट का मुद्दा, अपितु हिंदू मुसलमान का मुद्दा, क्षेत्र वाइज भाजपा द्वारा ऐसे कूटनीतिक षड्यंत्र किए गए, जो ठीक है, एक राजनीतिक दल होने के नाते सभी पार्टियां कहीं ना कहीं इसका शिकार होती है, तो उसके लिए मैं अपनी ही कमी मानूंगा। हमारी कमी रही कि हम समय पर बहुत सी चीजों का जवाब नहीं दे पाए, और ये जो कमेटी बनी है। चलिए, इसमें एक सवाल और मैं विजय कौशिक जी पूछ रहा हूं, इसका भी उत्तर दीजिए, फिर मैं विदुर रावल जी आपके पास आ रहा हूं। इतने दिन हो गए सर, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक आप लोग नहीं कर पाए हैं, अब बताइए क्या मंथन करेंगे और क्या फैसला करेंगे कि किसका भीतरघात रहा? नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से क्यों डर लग रहा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कोई डर नहीं लग रहा, और ऑलमोस्ट 24 सर ये दिखाता है कि विपक्ष की कमजोरी कैसी हरियाणा के अंदर है। आप हार गए, लेकिन मजबूती तो कम से कम दिखाइए ना। विपक्ष के तौर पर आप लोग कितना मजबूत है, ये कैसे फैसला होगा? जनता इंतजार कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, यही फैसला नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनिए, जल्द ही आपको जानकारी मिल जाएगी, और अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसमें नेता विपक्ष के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आगे चल रहा है, और पार्टी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, और वो जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, रजत जी एक बात रखना चाह रहे हैं, रजत जी अपनी बात रख लीजिए, फिर विदुर रावल जी आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों की बात का। रजत जी देखिए, ये भीतरघात कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फ्री हैंड दिया हुआ था, सारा उनके सारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पीछे आंख बंद करके चल रही थी। अगर जीत होती तो सारा क्रेडिट उनको दिया जाता। अब ये कमेटी बनाई जा रही है, किसी तरीके से शैलजा जी का जो गुट है उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई खोट ढूंढने के लिए, मतलब हद हो गई ये तो, कि अपनी अभी भी कहां गलती है उसको किसी तरीके से नजरअंदाज करते रहे, धूल झोंकते रहे पब्लिक की आंखों के अंदर। जब आपने फ्री हैंड हुड्डा जी को दे दिया, अगर जीतते तो सारा क्रेडिट उनको देते, तो उनको ये क्यों नहीं कभी किसी ने पूछा जो 5 सीटें लोकसभा की हारे, ये क्यों हारे? आप तो सक्षम थे। आज भी अगर आप बात कर रहे हैं, चलो आपका अंदरूनी मामला है, हमें तो अच्छा है, जो पूरा जोर लगाने के बाद भी अगर आप सत्ता में नहीं आ सकते तो हम तो चाहते हैं। अब जनता को भी पता चल जाएगा कि अगर यहां पूरा भ्रम पैदा किया जो आपने 70, 65, कोई 72, कोई कितनी सीटें बोल रहा था, जैसे चलो भाजपा, ये तो मलकानिया जी ने भी कहा भी 400 पार का एक दे दिया, लेकिन वो बबल था, जनता को भी पता चल गया, ना 400 पार आई, ना इनकी 70, 75 आई। तो कोई इनके सिर्फ एक ये माहौल बनाने की बात होती है, इनको अपना अंदर की आज तक अपनी कमी जनता को दिख रही है, इनका अहंकार सबको दिख रहा है। हर व्यक्ति को अगर आप पूरे रोहतक बेल्ट में जाके पूछें तो वो ये कहते हैं कांग्रेस की हार का जिम्मेवार केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहंकार रहा। जब आप जमीनी स्थिति को बुनाने में जो आपको
मौके मिले उनको बुलाने में, अगर आप तब भी अगर आप उनको नजरअंदाज करते रहे, अपनी अंदर की कमी आज भी अगर आपको नहीं दिख रही जो सबको दिख रही है, फिर तो हमें कुछ नहीं है, फिर तो आपको भैया बधाई हो, आप जीते रहो उसी भ्रम के अंदर, और जनता लेकिन भ्रम में आने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात लेकिन जो ये यहाँ बात की गई किसान नेता के बारे में कि 1100 वोट आई। देखिए, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी नहीं रहे, अब किसान नेता है सुशील गुप्ता हरियाणा के, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सबसे बड़ा किसान नेता है सुशील गुप्ता। एक बरसाती मेंढक है जो चुनावों में निकलते हैं, उनका नाम है अनुराग ढांडा। आज जब किसानों का खून बहाया जा रहा है, कई 3100 रुपए में उनकी बात हो रही है कि क्यों नहीं उनका धान खरीदा जा रहा, जब किसानों की फसल नहीं बिक रही, एमएसपी नहीं मिल रही, ये कौन से कुएं के मेंढक में जाके बैठे हैं, कहां छुपे हुए हैं? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इलेक्शन से पहले, सभी को भला बुरा बोल रहे थे, अपने आप को सबसे बड़ा किसान नेता बता रहे थे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिम्मेवार कि ये किसानों को और आंदोलनों को कुचलने और खत्म करने के जिम्मेवार भी कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बताता हूं किस तरह किसानों के साथ इन्होंने भीतरघात विश्वासघात किया है, उठा के लिया है। और क्यों मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के किसानों की खेतों की फोटो खींचकर अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर लगाई सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कि देखो हरियाणा का किसान पराली जला रहा है, और उन किसानों के मुंह पे तमाचा मारा है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जिनके खेतों की फोटो पराली जलाने की इन्होंने हरियाणा के क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो, हरियाणा सरकार सख्त हो, हरियाणा के किसानों को सरकार उनको अरेस्ट करे, मुकदमे करे, उनको जेलों में डाले, उनको अपनी बेल करानी पड़े, उनको 2 साल तक उनको ना मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन होगी, ना उनकी फसल खरीदी जाएगी। ये ऑर्डर निकाल दिया हरियाणा सरकार। ठीक है, आज वो आम आदमी पार्टी जिसको सबसे बड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चेहरा बनाकर कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो 5 लाख किसानों की वोटें ली, आज उन 5 लाख वोट किसानों को ये देखना चाहिए कि वो कहां बैठा है। आज जो किसान नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, आज वो क्यों दिल्ली के अपने बंगले में बैठा हुआ है, क्यों किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा? आज लेकर आओ उसको, उसकी जरूरत है। आज अनुराग ढांडा को लेकर आओ, उसकी जरूरत है। कहां चुपे बैठे इलेक्शनों में बकवास करके हरियाणा के जो बोली बाली जनता को और वोटरों को ठगी मारने का जिन्होंने काम किया? क्या इनको शर्म भी आती है? इनको इतना हक भी है कि वो इलेक्शन में भी खड़े हो और अपनी शक्ल भी दिखाए? ठीक है, आज ऐसे बेरूपिये बैठे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी ठीक है। आपने जो सवाल खड़े किए हैं उनसे जरूरी प्रश्न मैं पूछूंगा मलकानिया जी से, लेकिन उससे पहले विधु रावल जी एक आपका रिएक्शन, चूंकि बार बार कांग्रेस पार्टी यही कह रही है। मैंने देखिए सवाल भी पूछा कि जो विधायक जीते उनका क्या, उनकी जीत कैसे हुई, मगर ईवीएम एक केंद्र बिंदु बन गया है। ईवीएम को दोष या फिर कहें सीधे तौर पर ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं और आपकी जीत मशीनरी की जीत है। विधु रावल जी, देखिए, कोई अगर स्वीकार ना करे, मतलब रियलिटी इज समथिंग विच इफ यू डोंट बिलीव जस्ट डज नॉट गो अवे। सच्चाई तो सच्चाई रहती ही है, आप अगर उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या सच्चाई पलट जाएगी? अगर ये कह दें कि कल का दिन मंगलवार का नहीं होगा, कल का दिन ये रविवार के तौर पर मनाएंगे, तो मना सकते हैं, लेकिन रविवार थोड़ी हो जाएगा, कल का दिन तो मंगलवार का ही होगा, आज सोमवार का ही दिन है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोचना चाह रही है, इससे कोई बहुत अधिक नहीं है। आपने इनको बहुत catch-22 सिचुएशन में डाल दिया है। जब आपने इनको कहा कि जो मसा से 37 लोग जीते हैं, कोई 700 वोटों से जीता है, कोई 1100-1200 से जीता है, उन सबको कहो कि इस्तीफा दो और वापिस ये भी मांग रखो कि कम से कम इस 37 सीटों पर बैलेट के तौर पर वोट हो जाए, और फिर पता चलेगा 37 में से 7 रहेंगे या 3 रहेंगे, ये भी नहीं पता कुछ भी। देखा, जब बैलेट बॉक्स में जैसे मलकानिया जी ने एक चित्र खींचा, मलकानिया जी वैसे भी सीनियर हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती थी, किस प्रकार से लूट किया करते थे, किस प्रकार से बूथ के बूथ लूट जाया करते थे, बैलेट बॉक्स उठा के भाग जाया करते थे, वो हमने सब याद है। ये उन्हीं व्यवस्थाओं से ही जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। ये फ्री एंड फेयर चुनाव में नहीं जीत सकती कांग्रेस पार्टी। ये आज के दिन कांग्रेस का ये स्वीकृति है, स्वीकारनामा है। ये हुआ करता था बैलेट बॉक्स में। ये देखिए फोटो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की है, एक्स हैंडल की है। इसमें सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी और राजेश खन्ना आपको तीनों दिख जाएंगे, तीनों वोट डाल रहे हैं मिलकर। इस प्रकार से वोट डाला करते थे। कोई सीक्रेसी नहीं, खुद खड़े होकर दिखा देना और कह देना, हाँ भाई रामलाल वोट किसको देगा? बोला बाबूजी कांग्रेस पार्टी को देंगे। भाई था हरियाली वोट,
उसकी रामलाल की वोट खुद डाल के आ जाना। अब ये काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए जिस प्रकार से पानी के बिन मछली तड़पती है, वो इनकी तड़पन साफ है। लेकिन इस तड़पन से क्या होगा, मैं एक बात से और जो है आपत्ति दर्ज करता हूं, और स्ट्रॉन्ग आपत्ति दर्ज करता हूं। ये क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने खुद को क्लीन चिट दिया। अरे तुम खुद को 30 मार खा कब से समझने लग गए? इन लोगों की जो मानसिकता है ना, ये एंटाइटलमेंट है ना, कि हम हिंदुस्तान पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। राहुल गांधी पैदा हुआ था तो हिंदुस्तान का राजा बनेगा ही बनेगा, शहजादा है कभी बनेगा ही बनेगा। ये मानसिकता पर जो है देश की जनता नफरत करती है आप लोगों से। इलेक्शन कमीशन से आप उसी इलेक्शन कमीशन से के ऊपर जाकर अपील डाल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं क्लीन चिट। इलेक्शन कमीशन कभी कटघरे में नहीं था। आपने बिना बात के टाइम खराब करने के लिए, अपने नैरेटिव गलत सेट करने के लिए, और क्योंकि आप बेशर्म हैं, अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए आपने इलेक्शन कमीशन पर दाग डालने की कोशिश की थी। 1600 पेजेस का आपको जवाब मिला। हर पेज पर आपको थप्पड़ मारता है जोर से, तमाचा मारता है आपको जोर से, फिर भी बेशर्मी कितना कपड़े झाड़कर फिर आकर कह रहे इलेक्शन कमीशन ने खुद को क्लीन चिट दिया। इलेक्शन कमीशन खुद को क्यों क्लीन चिट देता? आप तो उसके कोर्ट में गए थे, उनको जज बनाकर गए थे। अगर हिम्मत है अब जाओ ना कोर्ट में। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से मैं इनसे कह रहा हूं कि ये कोर्ट में जाएं, वहां पर पिट कर आए, ताकि उसके बाद डिबेट में फिर यहां पर हम इन्हें पिटेंगे। इनको बताएं, इनके इस झूठ को पर्दाफाश करें। एक और मांग रख लेते हैं आपने, क्योंकि बैलेट बॉक्स की रखी। अच्छा, आपने इलेक्शन कमीशन को कुछ आपने अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसको सार्वजनिक तो कर दो। वो जयराम रमेश कह रहे थे कि 13 की आ गई है, 7 का हमने कंप्लेन दे दी, 13 की विद सबूत दे देंगे। कम से कम उन सबूतों को सार्वजनिक तो कर दो, हमें पता तो चले कितने आपके हास्यास्पद सबूत हैं। किसी ने भाई कल्लू ने कह दिया गांव में चलते हुए, भाई यूं हो गया, उसकी तो आपने शिकायत बना दी, और यहाँ बैठकर डिबेट्स का टाइम खराब करते हो। ऊपर से इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट देते हो। हु आर यू? हु द हेल आर यू? ठीक है, किस हैसियत से आप ये क्लीन चिट वर्ड पर मैं आपत्ति जताता हूँ। इलेक्शन कमीशन, रुक जाइए विजय जी, रुक जाइए, डिबेट का समय खत्म हो रहा है। मलकाने जी ने मेरी बात आपकी सुन ली हमने। आपने तो यहाँ पर घोषणा कर दी ना भूपेंद्र हुड्डा की। आपने मुझे नहीं पता किस हैसियत से आपने घोषणा कर दी भूपेंद्र हुड्डा की। चलिए रुक जाइए विजय जी, बहस ठीक है, विजय जी आऊंगा, ठीक है, कंप्लीट करिए विजय जी, आप कंप्लीट करिए। मैं फिनिश कर रहा हूं जी। मैं इस बात से कहता हूं, ये जो एंटाइटलमेंट है ना, कि ये इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट बोलने का शब्द है, इन पर देश नफरत करता है आप लोगों से। आप जमीन पर उतरिए, आम नागरिकों की तरह, आम देशवासियों की तरह। खुदा नहीं है आप लोग। आप हमारी और विजय कौशिक और रजत पंजेटा और केसी मलकानिया की जैसे ही राहुल गांधी है। ये क्या कहते हैं, देश में आग लग जाएगी अगर मोदी जी जीत गए तीसरी बार। और अब आग लगाने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर वहां पर बड़े बड़े जलसे करते हैं, जिसका नाम रखते हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संविधान के नाम पर। खटाखट झूठ बोलते हो आप लोग। ठीक है, आपको आड़े हाथों लेना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये 37 सीटों पर इस्तीफा आपका सलाह मानकर दे दें, इनकी 3 सीटें भी नहीं आएंगी। इनका भ्रम टूटेगा, इनका चकनाचूर अहंकार तो हुआ है। ये पार्टी ही वर्टिकल स्प्लिट हो जाएगी जिस दिन नेता प्रतिपक्ष बता देगी। इसकी भी भविष्यवाणी मैं पहले कह चुका हूं। ठीक है, इसी पर मैं आ रहा हूं केसी मलकानिया जी आपके पास, चूंकि अभी रजत जी भी कह रहे हैं इस बात को कि हुड्डा साहब के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स हुई चुनाव में कांग्रेस पार्टी की। अब उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, अगर जीतते तो सब कुछ उनका होता। उधर विजय कौशिक भी ये कह रहे हैं कि जल्द ही, वो तो कल की बात कह रहे हैं कि आपके सामने नाम आ जाएगा, और हुड्डा साहब रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर सारी चीजों की जिम्मेदारी हुड्डा साहब की है, और अगर कमेटी अब ये तय कर रही है कि कौन विरोधी गुट का जो कि भीतरघात कर गया, तो फिर तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। और अगर फिर से हुड्डा साहब के हाथ में कमान आएगी और जो विरोधी गुट के होंगे, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा कैसे हो पाएगा? मलकानिया जी देखो, ये बात बड़ी क्लियर है कि जब तक कांग्रेस हाईकमान स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हरियाणा में या देश में जो कांग्रेस पार्टी है वो ऊपर नहीं हो सकती। क्योंकि हुड्डा जी ने पिछले चुनावों में कहा था कि अगर टिकटें मेरे कहे के अनुसार दी होती तो सरकार हमारी बनती। तो इस बार हाईकमान हुड्डा के आगे झुक गया। उसने कहा कि जिस प्रकार आप चाहते हो टिकटें देते हैं। तो उन्होंने मजबूरी में जो शैलजा गुट या सुरजेवाला गुट था उसको इग्नोर किया कि अगर ये मुख्यमंत्री, इनका कद बड़ा है और लीडर माना जा सकता है कि ये कांग्रेस में एक नंबर लीडर है, परंतु उसके साथ जो दूसरे लीडर हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस
कई बार कोशिश की कि शैलजा को अगर पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो उधर विपक्ष का नेता बनाया। अब भी बात ये चल रही है कि शैलजा को कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और हुड्डा गुट से, चाहे बीबी बत्रा हो या अशोक रोड़ा हो या दूसरे है, हुड्डा को थोड़ा साइड लाइन करके तो इसी गुट में से किसी को जो है वो विपक्ष के नेता का पद दिया जाए। जहां तक आप कह रहे हैं जो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं कि जब नल्ले सिंह जी रिपोर्टर होते थे और बिहार और उत्तर प्रदेश में जाते तो वो दिखाते थे बैलेट पेपर लेकर जा रहे हैं दूसरे चार, तो लालू जी ने उनको पूछा तू आई थी, तू दिखा रही थी मेरे ये। तो चुनाव जीतने के बाद जब जीत जाते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज नेता लोग यूज करते हैं। अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, अगर किसी ने ठीक दिखाया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, कम से कम इज्जत से बात तो करो हम कि ये आपने ये दिखा लिया हम तो फिर भी जीत गए, ये तो बात। परंतु आप बदतमीजी से बोलो तो ऐसा, तो मुझे पता है कि बैलेट पेपरों से कैसे होता रहा। अब चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ था मेयर का, तो बैलेट पेपर से ही हुआ था ना, तो बैलेट पेपर में भी आपने देख लिया धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट तक किया फैसला। तो आप उस बैलेट पेपर पे इंसिस्ट करते हो जिसको सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर जाते हो। तो जो ईवीएम मशीन है उसमें जो होता है वोटिंग होती है, सेव होती है, हाँ हो सकता थोड़ी बहुत आपको हो तो गुंजाइश, तो आपको बार चुनाव आयोग बुलाता है कि आप सील कर दीजिए। आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आपके पास बड़े बड़े एडवोकेट हैं, आप उनके सामने ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के ये चुनाव आयोग के सामने सील करके देखो जी ये ठीक नहीं है, दूसरे देशों में चला गया उन्होंने फाइट कर दिया, उनका एग्जाम्पल दो। तो इस तरह उसको सेटिस्फाई करो। परंतु जैसे अब चुनाव आयोग ने आपको सेटिस्फाई किया, आप फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अब आपको ये पता, आपने जो उदय भांजी ने कमेटी बनाई है उसमें भी हुड्डा के जो कमेटी रिपोर्ट देगी वो बताएगी भीतर बात जो अपने उम्मीदवारों का कम बताएगी और शैलजा गुट का दूसरा को ज्यादा बताएगी। ठीक है, तो इससे नहीं, हमें जो फैक्ट है उनको स्वीकार करना चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। बूथ लेवल तक आपको कांग्रेस को जाना होगा, ठीक है सर। विजय कौशिक जी, एक बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा, चूंकि बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि फैसला हरियाणा को लेकर नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से नहीं हो पा रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की गुटबाजी चल रही हरियाणा के अंदर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है जिसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। आप सत्ता विरोधी लहर की बात करते रहे, उधर बीजेपी फिर से सरकार बना ले गई। कौशिक जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव में हमारी जो हार हुई है उसके अनेक कारण हैं, जिसके लिए पार्टी नेतृत्व ईवीएम को भी जिम्मेवार मानता है, और भी कई कमियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैंने आपको बताया कई नाम है, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, और इस बारे में पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा ये जो नई कमेटी बनाई है चौधरी करण सिंह दलाल के नेतृत्व में, इसकी भी रिपोर्ट शीघ्र ही हम उजागर। सवाल तो ये भी है ना सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद एक और कमेटी पे कमेटियां बन रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बदलाव नहीं